वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन मिलता है दूध से, दही से, दालों से, पनीर से। तो इसमें तीन तो डेयरी के प्रोडक्ट आ गए, दूध आ गया, दही आ गया और के पनीर आ गया। अगर ये हमारी डाइट में नहीं रहेंगे तो फिर हमारी बॉडी को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, जो लोग खासतौर से वेजिटेरियन और अंडा भी नहीं खाते हैं। जी, ये सारे तो हैं। ये चीजों का ध्यान रखना है। कुछ भी चीजें एक्सेस में नहीं लेनी है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुगर आपको एकदम से, शुगर मैंने बोल दिया तो चाय में चीनी शुरू हो गई है, ऊपर से हाँ। शुगर डालनी शुरू हो गई, ये सब भी नहीं करना है। हाँ सभी जी। चीजें संतुलित मात्रा में लेनी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो। जी। मसालेदार चीजें हम थोड़ी अवॉइड करवाते हैं, खासतौर से जब कीमोथेरेपी या दवाइयां चल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि दवाइयों से भी और मसालों से भी पेट में एसिडिटी का खतरा रहता है। तो हम बोलते हैं कि मसाले कम से कम रखें, थोड़ा ब्लैंड डाइट, ब्लैंड यानी कि कम से कम मसालों वाले डाइट के ऊपर ध्यान रखें। पानी ज्यादा पिएं, वो बहुत जरूरी है। पानी नहीं पिएंगे तो पाचन आपका वो रहेगा, आपको मोशन ठीक से नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की वैसी ही टेंडेंसी रहती है जब आप डाइट लेते हैं। तो पानी सही मात्रा में पीना, कोशिश करिए कि 2 से ढाई लीटर पानी आपको पानी के फॉर्म में, जूस की फॉर्म में जाता रहे। इसके अलावा मैडम आपको बताएंगे फाइबर की डाइट के बारे में। वो मैं मैडम को ही बोलूंगा कि आगे जब जब वो बोलेंगे तो फाइबर के बारे में बताएंगे, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। प्रोटीन ज्यादा लेना है। अगर जो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि भूख नहीं लगती है लोगों को, क्योंकि भूख मर जाती है बीमारी के कारण या दवाई के कारण, उसका तरीका ये है कि थोड़े थोड़े अंतराल पे थोड़ा थोड़ा खाते रहें। जैसा मील हम लोग, जब प्रॉब्लम नहीं है या एक हेल्दी इंसान खा रहा है, वो तो एक प्रॉपर नाश्ता कर लेगा, दोपहर को खा लेगा, रात को खा लेगा। लेकिन जिसको दवाइयां चल रही हैं वो इतना सारा मील इकट्ठा नहीं खा पाएगा, कभी भी नहीं ले पाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े अंतराल पे अपने पास कुछ खाने की चीजें रखें और 2-2 3-3 घंटे के ऊपर थोड़ा थोड़ा खाते रहें, जिससे कि बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, कैलोरी बोलते हैं हम उनको, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हो जानी चाहिए। तो ये मैंने बहुत ही ब्रॉड रूप में बताया है। कुछ मिथ्स को हम आगे भी हैंडल करेंगे। अभी मैं वंदना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिटेल में डाइट के बारे में बताएं, फिर हम लाइफस्टाइल के ऊपर और मिथ्स के ऊपर आएंगे। जी सर। तो मैं वंदना जी को इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। Hello, good afternoon, everyone. Thank you, Dr. Sab, for inviting me on this platform. आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। न्यूट्रिशन हमारे शरीर के सर्वाइवल के लिए, रिकवरी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैंसर की बीमारी एक बहुत ही लंबा चलने वाला इलाज है, जिसमें मरीजों को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फलस्वरूप बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं: थकान, कमजोरी, वजन का गिरना, मुंह में छाले, उल्टी, दस्त लगना, मतली आना इत्यादि। ऐसे में भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी करना पड़ता है। यदि हम न्यूट्रिशियस भोजन अपने ट्रीटमेंट के दौरान लेंगे तो यह हमें अनेक तरह से मदद करेगा। जैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और बार बार होने वाले इन्फेक्शन को रोकेगा, हमारी एनर्जी और कैलोरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, हमारे ट्रीटमेंट को सपोर्ट करके हमें फास्ट रिकवरी में मदद देगा, हमें बार बार होने वाली कमजोरी और थकान, उससे भी हमें पूरा हमें हेल्प करेगा, उसमें थकान को दूर करने में और हमें न्यूट्रिशन देने में। इस तरह से इन सब बातों को देखते हुए हमें अपने ट्रीटमेंट के दौरान एक न्यूट्रिशियस और संतुलित और पौष्टिक आहार जरूर लेना चाहिए। कोई भी एक या दो भोजन सुपर फूड नहीं होते। एक बैलेंस्ड मील जिसमें सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एक सही मात्रा और सही अनुपात में है, उसी को ही हम बैलेंस्ड मील और सुपर मील कहते हैं। आपके शरीर को जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए सुपर मील है, और जो आप अत्यधिक खा रहे हैं और जिसकी आपके शरीर को जरूरत नहीं है वो आपके लिए टॉक्सिन है। तो इसलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैंसर के इलाज के दौरान अपने भोजन को कैसे रखें। वैसे तो प्रत्येक पेशेंट का जो मील है वो कस्टमाइज किया जाता है उसकी टाइप ऑफ कैंसर, उसके शरीर की रिक्वायरमेंट और उसकी कोमॉर्बिडिटीज को ध्यान में रखते हुए। परंतु एक जनरल कैंसर पेशेंट को कुछ हाइलाइट्स अगर हम पॉइंट्स बताएंगे, तो अगर वो अपने खाने में उन चीजों का ध्यान रखता है और उन्हें शामिल करता है तो उसे बहुत मदद मिल सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। थकान, कमजोरी, हर समय थके रहना कैंसर के इलाज का एक आम लक्षण है।
अगर वो मरीज दिन में 2 या 3 बार बड़ा भोजन ना कर कर छोटे छोटे अंतराल में छोटा छोटा भोजन करे, हर 2 से 3 घंटे में एक छोटा मील खाए, तो ये उससे बहुत मदद कर सकता है। ये उसकी एनर्जी को मेंटेन रखेगा, उसको एनर्जी क्रैश से बचाएगा, पचने में आसान होगा, डाइजेशन में इजी होगा, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स से बचाएगा। और एक मरीज ट्रीटमेंट के दौरान बड़ा मील एक समय में नहीं ले सकता, तो इसलिए उसे हर 2 से 3 घंटे में छोटा मील ऐड करना चाहिए। पूरे दिन में 6 या 7 मील लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही आप कुछ भीगे हुए नट्स, कोई भी मौसमी फल, नारियल पानी या हर्बल टी ले सकते हैं। आप उसके बाद 8 से 9 बजे के करीब आप एक नाश्ता ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी पसंद का कुछ भी अच्छा प्रोटीन का सोर्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, जैसे बेसन या चीला, मूंग दाल चीला, अंडे या पनीर की भुर्जी, स्टफ रोटी, दही इत्यादि शामिल कर सकते हैं। 11 से 12 बजे के बीच में फिर आप एक छोटा मील, जैसे कोई भी मौसमी फल, सब्जियों का सूप ले सकते हैं। 1:30 से 2 बजे के बीच में फिर आप एक लंच ले सकते हैं, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अपनी पसंद का आप अपना खाना, इडली, सांभर कुछ भी खा सकते हैं, जिसमें कि प्रोटीन का भी कुछ ना कुछ सोर्स हो और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब हो। फिर शाम को 5 बजे आप थोड़े से नट्स ले सकते हैं, उबला हुआ अंडा या पनीर ले सकते हैं, एक मिल्क शेक या स्मूदी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, नट्स का लड्डू ले सकते हैं। और रात को आप 7 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर ले सकते हैं। सोने से पहले अगर आप चाहें तो हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, एक छोटा कप। इस तरह से आप छोटे छोटे अंतराल पर जब भोजन लेंगे तो वो आपको पचने में आसान होगा, आपकी एनर्जी को बनाए रखेगा। परंतु ध्यान रखें, इसमें रिफाइंड चीजें जैसे मैदा, मैदे से बनी हुई चीजें, बहुत अधिक मसालेदार भोजन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि मुंह में छाले वगैरह रहते हैं, तो बहुत अधिक स्पाइसी, ऑयली इन चीजों से परहेज करें। बहुत अधिक चीनी वाली चीजें, बेकरी, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, इनसे भी बचें। हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी ऑप्शंस चुनें, इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी। दूसरा की पॉइंट है हाई प्रोटीन डाइट। हमेशा प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के विकास, मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। अपने हर भोजन में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन अवश्य शामिल करें। जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं वो मीट, मछली और अंडे को इसमें शामिल कर सकते हैं। और बाकी वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन सभी तरह की दालों, छोले, राजमा, सोयाबीन, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दही, पनीर, सोयाबीन से बना हुआ टोफू इत्यादि से मिल सकता है। इन्हें अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। थोड़े से मेवे, नट्स और सीड्स भी मुट्ठी भर आप अपने दिनचर्या में शामिल कर कर प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन खाते से हमें ग्रोथ में और रिकवरी में मदद मिलती है। इसलिए अपने भोजन में कम से कम 25% आपकी डेली कैलोरीज का भाग प्रोटीन से जरूर आना चाहिए। तीसरा की पॉइंट है हाइड्रेशन। कैंसर के दौरान डिहाइड्रेशन एक बहुत ही सिंपल और सामान्य लक्षण है जो लोगों को देखने में आता है। मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, पानी पीने का मन नहीं करता, लोग पानी पीना अवॉइड करते हैं। हाइड्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। कैंसर के दौरान हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। या फिर आप अपनी डॉक्टर ने अगर आपको उसके अलावा अगर आपको ज्यादा या कम पानी पीने से बोला है तो उसकी बात का जरूर ध्यान रखें, आपकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए। पानी में हम सिंपल पानी, नारियल पानी, वेजिटेबल सूप, सब्जियों का रसेदार फल, छाछ, दूध इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। सब्जियों का सूप पी सकते हैं। कोशिश करें फलों को साबुत खाएं, उसको जूस को कम पिएं, क्योंकि फलों का रस खाना, फलों के रस से फल खाना ज्यादा बेहतर है। पानी को हमेशा सिप सिप करके थोड़े थोड़े अंतराल में पीते रहें। एकदम से ज्यादा पानी ना पीकर थोड़े थोड़े अंतराल में पानी को पिए और लगातार कंसिस्टेंसी से पीते रहें। ये आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, बॉडी के ऑर्गन्स को किडनी को अच्छे से काम करने, आपके ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा। ये आपके शरीर में पानी के लेवल को बनाए रखेगा, आपके मुंह में छाले होने से रोकेगा, आपके बॉडी में से कॉन्स्टिपेशन में आपकी मदद करेगा। इसी तरह से हाइड्रेशन का अवश्य ध्यान रखें और लगातार पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो भी पेय पदार्थ आप पी रहे हैं वो बहुत अधिक ठंडे या बहुत अधिक गर्म ना हो, वो चीनी से भरे हुए ना हो, जैसे एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शेक्स हैं चीनी से भरे हुए, इन चीजों को अवॉइड करें।
अगला है कि रेनबो डाइट। जब हमारा कैंसर का इलाज चल रहा होता है तो बॉडी में बहुत तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। अपनी डाइट को बहुत रंगीन बनाएं। जितनी रंगीन आपकी थाली होगी उतनी ही पौष्टिक। रंग बिरंगे फलों और सब्जियों को शामिल करें। कम से कम 50% आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट फलों और सब्जियों से आनी चाहिए। ये सोचे कि आप प्रतिदिन अपनी प्लेट में 3 से 5 रंग की सब्जियां जरूर ऐड करें, जैसे लाल रंग का टमाटर, मोरिंगा, पालक, गाजर, रंग बिरंगी शिमला मिर्च, ब्रोकली इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। ये आपको खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे। प्रत्येक रंग अपने में अलग तरह का एंटीऑक्सीडेंट रखता है, जो कि हमारी इन्फ्लामेशन को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके हमें स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा कैंसर के दौरान बहुत सारे हमारे किचन में हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो हम अपने भोजन में अगर शामिल करें तो हमें खास तौर पर काफी मदद कर सकते हैं। कुछ हर्ब्स जैसे कि हल्दी, गार्लिक, लहसुन की एक कली अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। जिंजर टी, उसको पानी में उबालकर, तुलसी, गिलोय, ये सब चीजें हमसे छुपी नहीं है, हम सब जानते हैं इनके बारे में। इनको थोड़ा थोड़ा किसी भी हर्बल टी में अपने खाने में शामिल करने से हम इनकी हेल्प लेकर अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और काफी हद तक बीमारियों और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कैंसर की बीमारी के दौरान मुंह में छाले होना एक आम समस्या है। ऐसे में मरीज को नरम, मुलायम, सॉफ्ट खाना खाना चाहिए। खाना बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। खाने को जो पचने में आसान हो, जैसे स्मूदी हो गई, मिल्क शेक्स हो गए, वेजिटेबल खिचड़ी, दलिया, दूध और ओट्स का दलिया आदि को शामिल किया जा सकता है। मिर्च, मसालों और तली हुई चीजों से परहेज करें। इसके अलावा प्रोबायोटिक, दही, छाछ, फर्मेंटेड खाने, इडली, डोसा, मिलेट की राबड़ी जैसे कि उनकी जो उन चीजों को शामिल करके ये प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन को बढ़ाते हैं और हमें हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन्हें अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। हाइजीन का विशेष ध्यान रखना कैंसर की बीमारी के दौरान एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि कैंसर के मरीजों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिस वजह से उन्हें संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। इसके लिए हमें हमेशा घर का बना हुआ ताजा पौष्टिक खाना ही खाएं। बहुत अधिक बाहर का खाना या जो गलत तरीके से बिना हाइजीन के पकाया गया खाना आपको इन्फेक्शन दे सकता है। फल और सब्जियों को हमेशा अच्छे से धोकर गर्म पानी में, नमक के पानी में फिर ही इस्तेमाल करें। कटे फटे, बहुत अधिक गले सड़े चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। परहेज करें। किन किन चीजों से परहेज करें? प्रोसेस्ड और पैकेज खाने से परहेज करें। बहुत अधिक रिफाइंड का, जैसे कि मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें, बेकरी, हाई शुगर, एरिएटेड ड्रिंक्स, बहुत अधिक शुगरी ड्रिंक्स, उनको ना लें। अल्कोहल और टबाको से बचें, उनका भी इस्तेमाल ना करें। इन चीजों को परहेज करके बाहर का खाना, घर का बना हुआ लोकल सीजनल खाना ही खाएं, फ्रेशली बना हुआ, बासी खाना ना खाएं। इन सब चीजों को अपनाकर हम काफी हद तक अपने भोजन को पौष्टिक और लगातार एनर्जी और ये सब कर सकते हैं। और ये भोजन हमारे ट्रीटमेंट में उसके असर को बढ़ाकर हमारे ट्रीटमेंट को आसान और हमारी ताकत को बनाए रख सकता है। यही इसके अलावा यही था। इस तरह से अगर भोजन को हम खाएंगे जिसमें हमारी एक प्लेट, एक संतुलित आहार की प्लेट होगी, जिसका 50% हिस्सा फलों और सब्जियों से, 25% भाग हमें प्रोटीन से और 25% एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लें। कार्बोहाइड्रेट हमेशा कॉम्प्लेक्स लें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा, मैदे से बनी हुई चीजें, रिफाइंड शुगर, इनसे परहेज करें। इसकी जगह पर ओट्स, किनवा, ब्राउन राइस, चोकर युक्त आटा इत्यादि को शामिल करें। चीनी को जितना हो सके बहुत कम लें। बहुत अधिक चीनी और बहुत अधिक नमक से परहेज करें। बहुत अधिक मसालों से परहेज करें। आर्टिफिशियल कलर्स और स्वीटनर्स को अवॉइड करें। बाहर के खाने से परहेज करें। तो इस तरह से अगर हमने अपने भोजन में सभी तरह की चीजों को एक सही अनुपात और सही मात्रा में लेते हैं तो ये काफी मददगार और असरदार होते हैं।
हमारे ट्रीटमेंट को आसान बनाएंगे, ताकत को बनाए रखेंगे, और हमारा को ट्रीटमेंट आसानी से निकल जाएगा और उसमें डिले नहीं होगा। न्यूट्रिशन के बारे में भी यही कहना। ओवर टू डॉक्टर सचिन। थैंक यू मैम, आपने काफी विस्तार से सभी पेशेंट्स के लिए एक एक प्रकट किया, मतलब सब बताया है कि कैसे रखना है दौरान। कुछ कुछ चीजें मैं आपकी दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसा मैडम ने बताया कि फ्रूट्स खाना मना नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि कच्ची चीजें हमें मना कर रही हुई हैं, किसी ने बोला कच्चा नहीं खाना है, किसी डाइटिशियन ने बोला है कच्चा नहीं खाना है। आपके सामने एक डाइटिशियन है, वो बोल रहे हैं फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं। अगर ये नहीं खाएंगे तो मिनरल्स, विटामिन और फाइबर आपको नहीं मिलेगा। फाइबर नहीं मिलेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो और प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। तो फ्रूट्स सैलेड्स खाना बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, धो के, छील के, और उसके साथ साथ जो ज्यादा पके हुए हैं, जैसा कि मैडम ने बताया, या ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब हैं, गले हुए हैं, वो मरीज ने नहीं खाना है। साफ सुथरे फल, पपाया हो, चाहे एप्पल हो, चाहे अनार हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर आपकी जो सैलेड है, वो आप बिल्कुल खा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज कहा कि जो कलरफुल वेजिटेबल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर पॉसिबल हो तो आप इनको बॉयल करके, जैसे ब्रोकली है, आ, लाल और पीले रंग वाली शिमला मिर्च है, मशरूम है, या बेबी कॉर्न है, या आजकल गाजर आ रही है, इन सबको बॉयल कर लीजिए, या इनको हल्के तेल में स्टर फ्राई कर लीजिए। हल्के तेल में, बिल्कुल हल्के तेल में। तो उसके ऊपर कुछ भी हल्का सा कुछ नमक डाल के, वैसा करके आप इनको अलग से वेजिटेबल्स को भी खा सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा रहेगा। अगर चीजें, ये सारे चीजें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कैंसर से लड़ने में भी हेल्प करेंगे, और आपको जो आपके दवाइयां हैं उनके साइड इफेक्ट से लड़ने में भी हेल्प करेंगे। तो अभी किसी ने पूछा कि ज्यादा सोया चंक खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। देखिए, प्रोटीन बहुत जरूरी है, और हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम पर केजी होती है। यानी अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो सोया चंक इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा आपको, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारा प्रोटीन आपको सोया से ही लेना है। बैलेंस डाइट का मतलब है कुछ प्रोटीन का हिस्सा इधर दूध से आएगा, कुछ प्रोटीन का हिस्सा दही से आ जाएगा, कुछ आपका पनीर से आ जाएगा, कुछ आपका सोया चंक से आ जाएगा। तो टू क्लैरिफाई द थिंग, मॉडरेशन इज द की। यानी एक्सेस में सोया चंक भी नहीं लेना है, एक्सेस में कोई चीज नहीं लेनी कि बस सिर्फ दूध ही दूध पी जा रहे हैं, सिर्फ दाल ही दाल खा रहे हैं। सभी चीजों का अपना एक इम्पॉर्टेंट वो है। प्रोटीन आपका लगभग 50 ग्राम होना चाहिए। कोई अंडा खा रहा है तो वो 2 अंडे, 2 या 3 अंडे ले ले, आपको लगभग 18 ग्राम वहां से मिल जाएगा। दूध ले ले, 5 से 6 ग्राम उधर से मिल जाएगा। रोटी में 2 से 3 ग्राम होता है। इस तरह से आपको अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको पूरी करनी है। वीडियो आ, बनी। तो इसके बाद ये म्यूट कर लें प्लीज। हम्म। हाँ जी। तो ये रहा। तो इम्पोर्टेंस इज बैलेंस डाइट, सब कुछ खा सकते हैं, किसी चीज की मनाही नहीं है। जो 2 3 चीजें, 4 5 चीजें मैडम ने बताई वो है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है, मिर्च मसाला ज्यादा नहीं लेना है, बाहर का अवॉइड करना है, अच्छे से धो के, छील के, बॉइल्ड वाटर में उनको वो करके, साफ करके, और अच्छे से पका के खाना है। रॉ भी खा सकते हैं, अगर साफ सुथरी चीजें हैं, अच्छे से धो के छील के रॉ को भी खा सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हमने ये नहीं खाना, हमें किसी ने ये मना कर दिया। कहीं भी आपने देखा, हमारी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो रोटी और चावल ही पूरा करे। तो आपकी डाइट में होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके बाद प्रोटीन के लिए आपको सब चीजें बता दी। दूध, जैसे मैंने पहले कहा था, लोगों को कंफ्यूजन दूध की रहती है। दूध बिल्कुल ले सकते हैं, उबाल के दूध को पीजिए, थोड़ा ठंडा करके, एकदम गर्म नहीं लेना है। जैसे मैडम ने बताया, ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म चीजें नहीं लेनी है। तो ये मोटा मोटा हमारा डाइट के लिए हो गया। लास्ट में हम इसके जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनको भी लेंगे। साथ साथ हमारे टॉपिक में लाइफस्टाइल का भी था। तो लाइफस्टाइल के बारे में मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा, उसके बाद मैं मैडम को हैंड ओवर करूंगा। देखिए, हमारा हाँ एम जी, है आपको आपकी नॉर्मल लाइफ में हाँ लेके जी, हाँ जाना। जी, अर्चना बोले। हमारी
कोशिश यही रहती है कि जॉब करनी तो आप बिस्तर पे ना पड़े रहें। हाँ जी। आप जितना हो सके अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाएं। उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और वो हेक्टिक नहीं और आपकी बॉडी, आपके एनर्जी लेवल अलाउ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपना वो छोटा मोटा काम करते रहें। ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं जी कि घर का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। धूल से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है। उसके अलावा घर का छोटा मोटा काम अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो बिल्कुल करिए। किसी का ऑपरेशन हुआ है, उसे ऑपरेशन के डॉक्टर ने मना किया है बाहर नहीं उठाना, तो बाहर नहीं उठाना, वहां तक ठीक है। लेकिन घर के छोटे मोटे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करिए जैसे आप नॉर्मल, जब आपका इलाज नहीं चल रहा था, जितना हो सके हेलो उस हेलो नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस हेलो। जाने का कोशिश करिए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं जी अरे हम तो मैं कुछ मीटिंग हमें में हूँ, मना करते हैं, तो हमारे कंटिन्यूएशन फैमिली खुलेगा मेंबर्स ही, हमें कल काम बंद नहीं नहीं करना होगा। चाहिए, अगर बंद होगा या तो कॉल हमें काटूंगी आपको, ठीक है। हमें मीटिंग अवॉइड ज्वाइन कर लो, करवाते हैं जी, मीटिंग ज्वाइन कर कुछ लो। भी ना करो। तो ऐसे केसेस में बोलूंगा, अगर आप दिन भर रेस्ट कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। यू शुड गो एंड वॉक। जाके सैर जरूर करिए। कोई कहेगा जी सैर कैसे करें, हमें तो इतनी वीकनेस है, हमें दवाई चढ़ी है, एकदम कमजोर हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। उसको भी दूर करने का तरीका वही है। उसको हम ग्रेडेड फिजिकल एक्सरसाइज बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? अगर आज आपका मन नहीं है तो आज आप 5 से 10 मिनट चल लो। 5 से 10 मिनट आपने वॉक किया, थक गए हो और मन नहीं कर रहा, रुक जाओ। शाम को दोबारा से 5 से 10 मिनट चल लो, 3 4 दिन ऐसे ही करो। उसके बाद जब आप चौथे दिन चलोगे तो आपको 10 मिनट चलना उतना वैसा नहीं लगेगा जैसा आपको पहले दिन लगा था। उसके बाद 5वें दिन से आप 15 मिनट चलना शुरू कर दो। सुबह शाम आप 15 15 मिनट चलो। लाइट वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करने की जरूरत नहीं है, लाइट वॉक करो। चाहे 15 15 मिनट चलो, 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक 15 15 मिनट चलो। इस तरह से करके हर हफ्ते में अपनी वॉक के अंदर 5 5 मिनट जोड़ने की कोशिश करिए। आपकी अपने आप कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप वॉक करके आए हो। बॉडी को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है अगर वॉक करते हो। घर पे बैठे रहोगे, एकदम ही बिल्कुल बिस्तर पे आ जाओगे तो बिस्तर पे ही आ जाओगे। थोड़ी हिम्मत करके तो उठना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। थोड़ी हिम्मत करके तो तो आपको उठना ही ग्रुप में जो पड़ेगा। लिंक डाला ना, चाहे उसी में पांच ज्वाइन मिनट करना था, चलो, बताया चाहे था दस ना। मिनट चलो, उतना ही चल पाते हो रुक जाओ। 5 7 दिन वैसे ही करो, उसके बाद बढ़ाने की कोशिश करो। अपने आप आपकी बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर देगी। तो इसलिए एक्टिव लाइफस्टाइल, ओवर एक्टिव नहीं, अंडर एक्टिव नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आपकी जॉब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है हाँ तो जी। ठीक है, आप अपने हाँ जो जी। हम भी जॉब कर रहे हैं उनसे हाँ बात जी। करिए और थोड़ा हल्का काम ले लीजिए, लाइट ड्यूटी ले लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जितना हो सके, 100% नहीं जा पाओगे और उसमें कुछ गलत नहीं है, जितना हो सके आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जाने की कोशिश करिए। वॉक करिए। रूटीन में बाहर जाना है, सब्जी लेके आनी है, सामान लेके आना है, बिल्कुल जाइए, मैं कोई मनाही व्हाट्सएप पे नहीं है। अपना कार्ड भेज कुछ नहीं दूंगी। है। बस ठीक है। अवॉइड क्या करना है, किसी ले लो इंसान ले को लो। इन्फेक्शन है हाँ। तो उसके पास, आपको, आपसे किसी को कोई डर नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई इन्फेक्शन किसी को है, बच्चा है या बड़ा है, उसे इन्फेक्शन है, आपको उसके पास नहीं जाना है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में आपको नहीं जाना है। अगर जाना भी पड़ता है तो आप मास्क लगा के जा सकते हैं। और धूल मिट्टी से थोड़ा सा दूर रहना है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, यानी बहुत ठंड का टाइम है तो घर पे रहिए, बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम है तो घर पे रहिए। अगर शाम का या सुबह का टाइम प्लेजेंट है, टेम्परेचर ठीक है, हवा ठीक है, तो बिल्कुल जाइए, पार्क में बैठिए, हेलो। चलो वॉक करिए 10 मिनट, चलो कल कुछ भी मिलते करिए, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। हैं। हैवी ठीक है एक्सरसाइजेस बेटा। आपको अवॉइड वेडनेसडे करनी है। खुला ज्यादा जहां खुला है। जिससे आपकी खुला बॉडी है ना। को स्ट्रेस ओके। हो, वो आपको अवॉइड करना है। हैवी एक्सरसाइज यू हैव टू अवॉइड। जैसे भार उठाना, या ज्यादा कोई कहीं जिम में जिम जाना चाहता हूँ, तो वो चीजें अलाउड नहीं है क्योंकि वो अनरेगुलेटेड सी होती हैं। हमें बस एक्टिविटी को मेंटेन करना है। हल्की फुल्की योगा हेलो। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जिससे आपके बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़े वो आपको नहीं करना है। ठीक है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस बहुतों को होता है, उसके लिए मैडम भी आपको बताएंगे। सिंपल एक एक्सरसाइजेज है, जब भी आपको ज्यादा स्ट्रेस हो तो डीप ब्रीदिंग करिए, यानी लंबी सांसें लीजिए 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके, और सिर्फ आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें और कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट सुबह ऐसा करें, 5 मिनट शाम को ऐसा करें, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो 2 4 शब्दों में अगर बताऊं तो एक्टिव लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, धूल से दूर, ओवर एक्टिव भी नहीं, अंडर एक्टिव भी नहीं,
मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना चाहिए। ट्राई टू स्ट्रेस दे रहा है वो काम, तो लाइट ड्यूटी ले लो या कोशिश करो लाइट ड्यूटी लेने का। अगर छुट्टी लेके घर बैठे हो तो कोशिश करो सुबह शाम सैर करने जाओ। तो ये एक ब्रॉडली लाइफस्टाइल के लिए था। अभी मैं वंदना मैडम को इनवाइट करूंगा, वो लाइफस्टाइल के ऊपर अपने भी विचार आपको बताएंगे। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। हेल्थ, अगर हम WHO की माने, मेरी आवाज आ रही है आपको राजेंद्र जी? जी आ रही है। हाँ जी, WHO की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ शरीर में से सिर्फ बीमारी का दूर होना नहीं, हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ सभी मिलकर ही हमारी हेल्थ बनती है। कैंसर के इलाज के दौरान हमें बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट होती है। हम इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हैं, डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ापन आना, ये सभी बहुत आम होता है। हमें बहुत तरह के, हम दिन में 10 बार डिप्रेशन होता है, 10 बार हम अपने आप को संभालते हैं और समझते हैं। तो हमें अगर अपना लाइफस्टाइल के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमें इस इलाज को करने में और इससे बाहर निकलने में बहुत मदद मिलती है। जैसे डॉक्टर राज साहब ने कहा कि हमें अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखना चाहिए। हर मरीज के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल की डेफिनेशन उनके अपने हिसाब से है। मेरे लिए जो एक्टिव है हो सकता है किसी दूसरे पेशेंट के लिए वो एक्टिव ना हो। तो अपनी सामर्थ्य और अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक हो सके मॉडरेट वॉक करें, हल्का फुल्का योगा करें। आप हो सके तो हल्के वेट्स के साथ वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं घर पर। थोड़े थोड़े समय में खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट चहलकदमी करना, टहलना, ये आपके खाने को हजम करने, आपके मूड को अपलिफ्ट करने में भी मदद करेगा। स्ट्रेस, बहुत तरह के स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी इस बीमारी का एक अभिन्न हिस्सा है। उससे डील करने के लिए डीप ब्रीदिंग का सहारा लें। कम से कम 10 मिनट में मॉर्निंग में और 10 मिनट में शाम को डीप ब्रीदिंग जरूर करें। इससे आपको स्ट्रेस से रिलीज होगा, आप रिलैक्स करेंगे, इन्फ्लामेशन कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, आपके शरीर के हर सेल को ऑक्सीजनेशन मिलेगा। और मेडिटेशन जरूर करें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें, ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि आप इलाज करवा पाने में सक्षम हैं, आपको अच्छे डॉक्टर मिले हैं, आपके परिवार का साथ आपके साथ है। आप ये सब करने से आप मेंटल स्ट्रेस से बाहर आएंगे। आप, ये बीमारी और मेंटल स्ट्रेस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आप ये सब डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस को हैंडल करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा लाइफस्टाइल में धूप में जाएं, सन एक्सपोजर लें, कम से कम 10-15 मिनट रोज डेली धूप में बैठें। अपने धूप में बैठने से भी आपके शरीर में एक एक्टिवनेस आती है, आपको विटामिन डी मिलता है। आप बाहर के लोगों को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। उस नींद को हमेशा प्रायोरिटाइज करें, स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। नींद से सोने से 1 या 2 घंटे पहले अपने फोन और अपने टीवी को बंद कर दें। एक अच्छी सी मेडिटेशन 5 मिनट की करने के बाद सोए, आपको अच्छी नींद आएगी। नींद के दौरान हमारा शरीर डिटॉक्स करता है, रिपेयर होता है और अगले दिन के लिए हम अपनी तैयारी करता है। इसलिए नींद को अवश्य प्राथमिकता दें और अच्छे से सोएं। केमिकल एक्सपोजर से बचें। देखें, आप सुबह दिन चढ़ते अगर अपने टूथब्रश से लेके आपका कॉस्मेटिक्स, आपकी क्रीम, आपके शैम्पू, आपके बर्तन धोने का साबुन, आपके फिनाइल, सब केमिकल से भरे हुए हैं। जहां तक हो सके, जितना पॉसिबल हो, केमिकल से बचें और उनके कोई नेचुरल प्राकृतिक विकल्प ढूंढें ताकि आपकी लाइफ में केमिकल एक्सपोजर कम से कम हो। प्लास्टिक, एल्युमिनियम और नॉन स्टिक बर्तनों से परहेज करें। जहां तक हो सके कांच, सिरेमिक, कास्ट आयरन और स्टील के बर्तनों का उपयोग करें। अपनी लाइफ में आप अपने दोस्तों, मित्रों और अपने सगे संबंधियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, हंसें, खेलें, ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो। आप अपनी कोई हॉबीज को इनकलकेट करें, कुछ भी जो आपको पसंद हो, रीडिंग, पेंटिंग, डांसिंग, जो भी आपको पसंद हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा उसको भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उससे आपको खुशी मिलेगी, मन खुश रहेगा, ट्रीटमेंट आपका आसानी से निकल जाएगा और आप हर वक्त ही
नेगेटिव इमोशन से और डिप्रेशन से बचे रहेंगे। इस तरह से इन सब चीजों को अपनी लाइफ में ऐड कर कर, मॉडरेट एक्टिव लाइफस्टाइल कर कर, थोड़ा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप पूरा आधा घंटा वॉक नहीं कर सकें तो हर 10 से 15 मिनट के लिए करें, सुबह दोपहर शाम तीनों समय करें। आजकल के मौसम में धूल, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक ना कर कर जब धूप निकली हुई है तब जाएं, मुंह मेरे पर मेरे मास्क पास लगा अभी कर 4 रुपए जाएं, है इसका, भीड़ दे दो। भाड़ से बचें। इन सब चीजों को ऐड कर कर हम बहुत ही आसानी से अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के असर को बढ़ा सकते हैं और उसमें से गुजर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर फॉर द मिथ्स रिगार्डिंग डाइटरी। आशा करती हूँ कि इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर कर आप अपने इलाज को आसान और असरदार कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। तो लाइफस्टाइल के बारे में हमने और भी जान लिया है। जस्ट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा लाइफस्टाइल के लिए, अपने आप को बिजी रखें। शायद मैडम ने भी हाईलाइट किया होगा, जिससे कि बिजी रहेंगे तो दिमाग नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। ये लगभग प्रूवन ही है, जितना पॉजिटिव आउटलुक आपका होगा उतना ही पॉजिटिव ट्रीटमेंट का आउटकम होगा। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे वैसा ही आपके लिए आने वाली चीजें होंगी। तो ठीक है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है, मैं मानता हूँ। सब कुछ वैसा नहीं होगा जो आप शायद सोचेंगे या फिर चाहेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे तो डेफिनेटली मन शांत रहेगा, और थोड़ा बीमारी से लड़ने की हमेशा आपके लिए अंदर वो रहेगी कि हाँ मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे जब तक हो सकेगा मुझे लड़ना है, पूरी कोशिश करनी है कि मैं बीमारी को हरा सकूं। उसके लिए बिजी रहना भी जरूरी है, और अपने जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो भी निकटतम लोग हैं, उनके साथ जैसे मैडम ने कहा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको बिजी रखेगा, आपका आउटलुक पॉजिटिव होगा। अब हमने थर्ड जो सेक्शन रखा था वो ये रखा था कि कुछ बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये रहता है, कुछ मिथ्स हैं, यानी कुछ गलत फहमियां हैं जो बहुत सारे लोगों के अंदर डाइट को और इन सब चीजों को लेके रखी हुई हैं। मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो कहते हैं जी बिल्कुल आराम करना है, कोई कहते हैं जी हमने तो अपने मरीज को बोला हुआ बिल्कुल आराम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आने जाने में थकान हो रही है, दवाइयों के साइड इफेक्ट है, बिल्कुल आराम करना है। लेकिन बिल्कुल एकदम बिस्तर पे नहीं आना है। बिस्तर पे आ गए तो बिस्तर पे आ गए। जितना शरीर को चलाओगे उतना शरीर चलेगा। मैडम ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि ओवर नहीं करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप पहले करते थे उतना करने की कोशिश जरूर करनी है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर उसका 50% कर पा रहे हो, आपकी एक्टिविटी 50% है, तो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये एक मिथ है कि बिल्कुल ही आराम करवाने से रिकवरी बेटर होगी। रिकवरी तब बेटर होगी जब आप एक मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। ओवर एक्टिव नहीं, अंडर एक्टिव नहीं, बैलेंसली एक्टिव। तो वो चीजें को हमेशा नहीं सोचना है। बीच में बहुत सारी चीजें आई थी कि शुगर बिल्कुल ही बंद कर दें तो कैंसर के सेल्स को शुगर नहीं मिलेगा तो कैंसर के सेल मर जाएंगे। अभी तक इसके ऊपर साइंस ने ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं किया है। कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो चल रही हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, बट ऐसा नहीं है। अगर कैंसर के सेल को शुगर चाहिए तो आपके सेल्स को भी तो सरवाइव करने के लिए शुगर को चाहिए ना। और शुगर से कहने का मतलब है, हाँ एक्स्ट्रा शुगर आपको कह रहे जी मैं चाय में चीनी बंद करूँ, बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो हम एक हेल्दी आदमी को बोलते हैं कि चाय में चीनी बंद कर दो भाई। जरूरत नहीं है चाय एक्स्ट्रा चीनी डालने की, जरूरत नहीं है ज्यादा मीठी चीजें खाने की, जरूरत नहीं है। वो तो हम वैसे भी बोलते हैं। शुगर से मतलब है लोग उसको ले लेते हैं जी कार्बोहाइड्रेट ही बंद कर देते हैं, रोटी बंद कर दिया, चावल बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। नहीं, वैसा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अ, ठीक मात्रा में सारी चीजें आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। रॉ फ्रूट्स के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। कुछ लोगों को नॉनवेज के साथ रहता है कि जी हम नॉनवेज ना खाएं। अगर आप देखें तो जो पश्चिमी जो सभ्यता है, जो वेस्टर्न लोग हैं, यूके में हैं या फिर यूएसए में है, उनकी तो प्रिडोमिनेटली डाइट ही नॉनवेज है। तो अगर वो नॉनवेज खाना ही बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? तो ये तो एक मोटा सा एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं है कि नॉनवेज डाइट नहीं खानी है। हमारा तो प्रोटीन अगर आप देखेंगे तो वो मेनली अंडों से आता है। एग इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन।
तो ऐसा नहीं है कि जिसकी जो डाइट है, जो पहले से खाता आ रहा है, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है, अपनी डाइट में को बैलेंस रखे। और चाहे वो नॉनवेज खा रहे हैं, एक्सेस में नॉनवेज भी नहीं खाना है। बिल्कुल ही बाहर का लिया हुआ मीट या जो प्रोसेस्ड मीट या रेड मीट होता है वो सब नहीं लेना है। घर की बनी हुई नॉनवेज की चीजें आप बिल्कुल ले सकते हैं, जो आपने अच्छे से बिना मसालों के उन सब चीजों से बनाई है। कुछ विटामिन के लिए कहते हैं जी हमें ताकत की गोलियां लिख दो या कुछ ऐसा कर दो। ठीक है, विटामिन की गोलियां दी जा सकती हैं, लेकिन बेस्ट विटामिन आपकी बैलेंस डाइट है। अगर आप सॉलिड नहीं खा पा रहे हो, आपका मन नहीं है, जैसे मैडम ने बिल्कुल ठीक बताया कि फ्रूट्स आर बेटर देन जूस, बिल्कुल। बट अगर किसी का मन नहीं है फ्रूट खाने का, सॉलिड खाने का, खा ही नहीं पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप घर का निकला हुआ जूस ले सकते हो। चाहे वो मौसम्मी का जूस हो, चाहे वो गाजर का हो, चुकंदर का हो, चाहे सेब का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। घर का निकला हुआ जूस, अगर आप फ्रूट्स सही मात्रा में नहीं खा पा रहे हैं या आपको सॉलिड नहीं खाया जा रहा है, तो आप जूस ले सकते हैं। कभी कभी किसी को निगलने में तकलीफ होती है, कभी कुछ और होता है, मन नहीं करता है, जूस को दवाई समझ के, पानी समझ के पी जाइए। वेजिटेबल जैसे मैंने बताया, खाने के लिए क्या, वेजिटेबल्स को बॉईल करके या करके खा सकते हैं। कोई सॉलिड नहीं खाना चाहता है तो वेजिटेबल का सूप ले लें। जो नॉन वेज लेते हैं वो चिकन का सूप ले सकते हैं। तो एटलीस्ट जो मिनरल्स और इन सब के एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपको जूस से मिल जाएंगी, अगर आप उसको वैसे नहीं खा पा रहे हैं तो। रही बात टैबलेट्स की भी, विटामिन की टैबलेट दे सकते हैं, बट वो भी आपका विटामिन का कोटा पूरा नहीं करेंगी। वो तभी कोटा आपका पूरा होगा जब आप सही संतुलित मात्रा में आप अपना आहार लेंगे। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और किसी को जब हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे तो किसी और को कोई ऐसी चीजें हो, मिथ्स हो या कुछ हो, तो वो पूछ सकता है। अभी मैं वंदना मैडम को बोलूंगा कि वो अपनी तरफ से भी इनके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बात की डाइटरी मिथ्स की। तो कैंसर की बीमारी से लेकर डाइट से रिलेशन में बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में। हम एक एक करके कुछ एक मिथ्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया शुगर, बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है कि आप शुगर लेना बंद कर दीजिए तो कैंसर के सेल मर जाएंगे। लोग बिल्कुल शुगर को बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप बाजार जाएंगे तो आपको खर्चा करने के लिए रुपए चाहिए, इसी तरीके से आपके शरीर के हर सेल को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। वो ग्लूकोज खाली चीनी से नहीं, रोटी चावल से भी ग्लूकोज ही मिलता है, चीनी से भी ग्लूकोज ही मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल शुगर बंद कर देंगे तो आपका बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप एक लिमिटेड मात्रा में 25 से 30 ग्राम शुगर 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं। एक्सेस शुगर इज ऑलवेज बैड। रिफाइंड शुगर की बात हो रही है। रोटी चावल बिस्किट ब्रेड ये सब चीजें आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप एक सीमित मात्रा में चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत अधिक नहीं। शुगरी ड्रिंक से बचें, बहुत अधिक चीनी वाले शेक से बचें, बहुत ज्यादा बेकरी जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है उन चीजों से बचें, मिठाइयों से बचें। बल्कि नॉर्मल खाना आप खाते रहें। ऐसा नहीं है कि आप शुगर नहीं खाएंगे तो कैंसर के सेल मर जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ये एक अनप्रूवन और गलत धारणा है जो हमारे समाज में है। दूसरा मिथ है कि कैंसर के पेशेंट्स, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि रॉ फूड नहीं खाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आज की लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से हम रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि उनको अच्छे से धोकर, अच्छे से गर्म पानी नमक सिरके आदि से धोकर खाएं, छील कर खाएं। अगर वो कटे फटे हैं, गले सड़े हैं तो मत खाएं। बहुत देर से कटा हुआ बिल्कुल पड़ा हुआ है जिसमें इन्फेक्शन होने का खतरा है वो मत खाएं। ताजा काट कर अच्छे से धोकर मोटे छिलके वाले फल आप खा सकते हैं आराम से। वो न्यूट्रिशन का भंडार है। उसमें बहुत अधिक फाइबर है, हाइड्रेशन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। एक और है कि हम डेयरी के बारे में लोग बहुत बात करते हैं कि डेयरी को छोड़ दो, डेयरी को छोड़ने से कैंसर, डेयरी खाने से कैंसर होता है। देखिए डॉक्टर साहब ने भी अभी आपको बताया कि अगर कोई वेजिटेरियन इंसान है और अगर वो डेयरी छोड़ देगा तो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन के जो प्लांट सोर्स हैं, प्लांट बेस्ड हैं, आपको दालें, सभी तरह के छोले राजमा लेग्यूम्स, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दही पनीर छाछ और नट्स और सीड्स से
मिलता है। लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन दूध छोड़ देगा और वो अंडा मीट मछली नहीं खाता तो वो प्रोटीन कहाँ से लेगा? डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें चाहिए। कैंसर की बीमारी में हमें और ज्यादा चाहिए, क्योंकि कैंसर में प्रोटीन हमारी बॉडी को रिकवर और ग्रोथ में हेल्प करता है। और अगर हमने दूध भी छोड़ दिया और मीट मछली अंडा हम खाते ही नहीं है तो हमारे खाने में तो प्रोटीन बहुत डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, सिर्फ दालों से कितना प्रोटीन ले पाएंगे? तो ऐसा कोई भी प्रूवन फैक्ट नहीं है, ना कोई ऐसा एविडेंस है कि मीट मछली अंडे से नहीं, वो क्या कहते हैं कि दूध और दूध के बने हुए पदार्थों से कैंसर होता है। आप बेझिझक, लेकिन आपका दूध का जो सोर्स है जहां से आप प्रोक्योर कर रहे हैं वो कोशिश करें कि वो आपका अच्छा हो, प्योर हो, साफ सुथरा सोर्स हो आपका। इसके अलावा और मिथ है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज की भी वही बात है कि आप नॉनवेज खा सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज की तो मेन डाइट ही नॉनवेज है, लेकिन उसका भी सोर्स अच्छा होना चाहिए। आजकल नॉनवेज को बहुत ही गलत तरीके से प्रोक्योर किया जा रहा है, हॉर्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह। जहां तक हो सके साफ सुथरा अपना प्रोक्योर करें आपका सोर्स जो है, और उसको अच्छे से धोकर पकाकर खाएं। ना वो अंडर कुक्ड हो ना ही ओवर कुक्ड हो, और बहुत ज्यादा मसालों से बचें। लेकिन हाँ, नॉनवेज के केस में आप रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट से जरूर परहेज करें। उन चीजों को अवॉइड करें, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। एक और मिथ चलता है कि आप हर्बल मेडिसिन, बहुत सारे लोग अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ डॉक्टर साहब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, वहां से दवाई ले लेते हैं, वहां से दवाई ले लेते हैं। देखिए, अभी तक रिसर्च में कोई भी आयुर्वेदिक और हर्बल सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि वो कैंसर से क्योर कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही वो हर्बल सप्लीमेंट्स अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि ये आपके लिवर और किडनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपकी कीमोथेरेपी में इंटरफेयर कर सकते हैं, और वो आपको एक फॉल्स अश्योरेंस दे सकते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस झांसे में ना पड़े, सोच समझकर अपने डॉक्टर से सलाह कर कर ही कोई भी स्टेप उठाएं। एक और है कि अगर लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, बहुत घंटे तक भूखे रहते हैं, कैंसर सेल्स भी भूखे रहेंगे तो कैंसर शरीर से चला जाएगा। ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जरूर होगा, अगर आप बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आपकी कैलोरी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, और ये आपके ट्रीटमेंट को डिले भी कर सकती है, रोक भी सकती है, और आपको साइड इफेक्ट्स दे सकती है। एक और बात जो मिथ्स है बहुत, कि सारा फैट्स बंद कर दो, कुछ भी चिकनाई नहीं खानी, ऐसा बहुत गलत है। जो गुड फैट्स हैं, जैसे कि आपको ऑलिव ऑयल है, आपका सरसों का तेल, नारियल का तेल, ओमेगा 3 जिनसे हमें मिलता है, नट्स और सीड्स, आपका ये, और देसी घी एक सीमित मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, इनको खाने में कोई नुकसान नहीं है। ये आप सीमित मात्रा में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। हाँ, फ्राइड फूड, बाजार का जंक फूड, ट्रांस फैट, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल जो बाजार के खाने में होते हैं, उनसे जरूर परहेज करें, उन्हें अपने भोजन में शामिल ना करें। और फैट सॉल्युबल विटामिन आपको तभी मिलेंगे अगर आपके भोजन में एक सीमित मात्रा में फैट जरूर होगा। 25 से 30 ग्राम फैट पर दिन आप अपने शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये कुछ फूड से रिलेटेड मिथ्स हैं जो कैंसर की डाइट से रिलेटेड जो लोगों के दिमाग में चलते हैं। तो एक अभी 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 डॉक्टर साहब ने भी बात करी सोया के ऊपर, सोया प्रोटीन खाएं कि ना खाएं। सोयाबीन एक प्लांट प्रोटीन में एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो हमें अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। सोया प्रोटीन, हम सोया चंक्स, सोयाबीन की दाल को हम यूज कर सकते हैं, उसका सैलेड बना सकते हैं। तो सोया मिल्क को यूज कर सकते हैं, हम टोफू यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। पर फिर बात वही आती है, इसमें बहुत अच्छे फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत यूजफुल है, और मीनोपॉज के बाद भी लेडीज के साइड इफेक्ट्स को कम करते हैं। लेकिन ओवरडू नहीं करना किसी भी चीज का, मॉडरेशन इज द की। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार सोया को यूज करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेशन से खाएं, बैलेंस्ड मील खाएं, संतुलित आहार लें, सब कुछ खाएं। ये मत सोचे कि कोई एक खाना हम खाएंगे तो कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई सुपर फूड हो जाएगा, और ये मत सोचे कि हम कुछ छोड़ देंगे तो शायद उसी से कैंसर ठीक हो जाएगा। जो चीज की आपके बॉडी को जरूरत है उसको खाना आपके लिए वही सुपर फूड है, और बाकी बाहर के खाने से और प्रोसेस्ड खाने से जरूर परहेज करें। मॉडरेट एक्टिव रहें,
आशा करती हूँ कि मेरी ये बात से आप सबको कुछ फायदा हुआ होगा, समझ में आई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। तो राजविंदर जी, अभी आई थिंक हम लोग क्वेश्चंस के लिए समय है, तो थोड़ा बहुत वी कैन टेक अप सम क्वेश्चंस। राजविंदर मैम। हमारे साथ जितने भी जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो प्लीज आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके सर से बात कर सकते हैं और वंदना जी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठे मत बोलिएगा। आप अपना हाथ उठाएंगे, जैसे अभी शिखा ने हाथ उठाया है। शिखा, आप बताइए आप क्या पूछना चाह रही हैं। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। जी जी, बताइए। एक्चुअली ये जो पेशेंट इस डिजीज से गुजर रहे हैं, तो उनको बताया जाता है कि स्टीम्ड या बॉइल्ड फूड ही खाना है, मगर ऐसा जैसे फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड्स खाने हैं। तो मेरी जो डाइटिशियन है, उन्होंने मतलब हॉस्पिटल में उन्होंने तो यही मेरे को रेकमेंड करा है कि जो फूड जैसे खाना चाहिए वैसा ही खाना चाहिए। सैलेड को अगर हम स्टीम करके खाते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज सब खत्म हो जाती खत्म हैं। हो जाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को यही पूछना था कि स्टीम्ड करके खाना कि एज इट इज ही खाना चाहिए। अभी तो बता दिया, सर ने भी बता दिया, वंदना मैम ने भी बताया है कि आपको जिस तरह से है वैसे ही खाना है। तो सर, अगर आप थोड़ा सा रोशनी और डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बता दीजिए एक बारी। आई जी थिंक आपने ना अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया है कि जिस चीज को जैसे खाना है वैसे ही खाना है। हाँ मुझे और जी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फ्रूट्स को जैसे खाते हैं वैसे ही खाना है, धो के छील के। बिल्कुल। हल्का हाँ नमक जी। लगा लो अगर आपका मन है तो, ज्यादा मसाला मत लगाओ। हल्का नमक हम्म, लगा लो। वो फ्रूट्स फ्रूट्स का तो फायदा तब भी है जब आप उसको फ्रूट्स की तरह खाओ। उनको जी, स्टीम वीम करके कोई मतलब नहीं, ना तो आपको स्वाद आएगा, ना आपको हम्म। खाने हाँ, का मजा आएगा, ना आपको कुछ फायदा होगा। फायदा नहीं। ऐसे ही सैलेड्स। आप ऐसे ही आपकी सैलेड्स हैं। सैलेड तो रॉ ही खाई जाती है, उसमें से फाइबर अच्छे से मिलेगा ही तभी जब आप उनको प्रॉपर हम्म, तरीके से खाओगे। धो हाँ के जी। छील के, खराब नहीं होने चाहिए, बस उतना है। हाँ, हाँ जी। कोई भी चीज ओवर राइप नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स खाओ, हाँ जी। सैलेड्स खाओ, वरना फाइबर नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तंग हो जाते हैं पेशेंट हाँ जी। तो। और कहाँ से मिलेगा फाइबर? और कोई सोर्स ही नहीं है फाइबर का हमारे पास। हाँ जी। अच्छा सोर्स। ठीक है। और एक और बात कि जैसे माउथ रिंस करने के लिए कहते हैं, तो वो मैं बाजार वाला नहीं यूज कर पा रही हूँ, तो अपने आप ही हम्म। ऐसे नॉर्मल वाटर से ही कर लूं रिंस। तो रेंज में आप क्या कर सकते हो, आप ना थोड़ा गुनगुना पानी करके उसमें नमक डाल सकते हो। अगर छाले नहीं ओके। है तो नमक वाला पानी लगेगा हाँ। नहीं। ओके। छाले होने के बाद तो फिर जो भी लोग हैं ना, जिससे भी जो भी ये बाहर हम्म। वाले आते हैं, हम्म। कोलगेट फ्लैक्स आता है या हाँ जी। हाँ हेक्सेडिन माउथ जी। वॉश होते हैं, वो हाँ बहुत ज्यादा जी। लगेंगे। अंदर हाँ प्रिवेंशन जी। तक ठीक है। एक बार ठीक है। छाले हो गए तो फिर आपको, जब तक छाले ठीक नहीं होंगे, ये बहुत ज्यादा लगेगा। छाले हम्म। प्रिवेंट करने के लिए या मुंह को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या तो नमक वाले गुनगुने पानी के कर लें। आप आपके कुल्ले कर लें, या वो जो हम्म। माउथ वॉशेज आते हैं आप उनको यूज कर लें। कोई दिक्कत थैंक नहीं है। थैंक यू साफ सो पानी का तो मच। कोई खास वो नहीं होगा। नमक वाला पानी गर्म, थोड़ा थोड़ा हाँ गर्म। जी, इसमें भी ठीक है। आया था स्नूज के लिए, कुछ वो तो नहीं कि खत्म हो जाएगा। हाँ जी जी। और जी। सर, पूनम निशा मेरा है एक। निशा कुछ पूछना चाह रही थी, निशा ने हाथ उठाया है। निशा, क्या पूछना चाह रही थी? जी निशा, बताइए। हो गया, हो गई। हाँ क्या निशा। है? योग योग का बहुत सुनते हैं जी। कैसे उठाऊं? कपालभाति, क्या? ये अनुलोम विलोम वगैरह करें तो क्या हाँ इसमें फायदा होगा इस बीमारी में? किस हाँ, मेरा चीज तो से? अनुलोम योग विलोम सर, योग अनुलोम योगा हाँ, विलोम। योगा अनुलोम विलोम कर सकते हैं हाँ, यहाँ। योगा से, हाँ। हाँ लाइट योगा बिल्कुल कर सकते रुको हैं, ये लाइट योगा करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा बहुत हाथ उठा हैवी दे। एक्सरसाइज, ज्यादा भारी एक्सरसाइज नहीं करना है, लाइट योगा हाथ कर उठा सकते देना हैं। और जल्दी से। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं, लाइट योगा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फायदा ही और करेगी, सर, नुकसान नहीं करेगी। हाँ जी। डेयरी प्रोडक्ट दूध वगैरह खा सकते हैं? बहुत लोग मना करते हैं। वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूध, दही, पनीर सब। दूध, सर, दूध तो हम लोग वो कच्चा दूध पैकेट नहीं वाला ली, ही लेते हैं, गाय का तो पॉसिबल नहीं है लेना। उबाल के कर दीजिए, उबाल के। क्या नहीं पता था। डॉक्टर साहब, योर वॉइस हाँ इज गेटिंग बिल्कुल। कट। हाँ सर, आपकी आवाज योर थोड़ी सी वॉइस ब्रेक इज हो रही है। नॉट कम। हेलो, हाँ अभी ठीक हाँ है जी। मैम? अब आ जी रही है, अब आ रही है। जी। नो सर। हाँ जी, तो दूध को बॉयल करके लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, गाय का दूध तो पॉसिबल नहीं है। जो गाय का, हम लोग शुद्ध दूध कहाँ से लाएंगे? गाय या भैंस किसी का चीज का भी। कोई बात नहीं, मदर डेयरी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो वो पास्चराइज होता है मदर डेयरी वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। उसको उबाल के फिर पी लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके डॉक्टर, हाँ। जी थैंक यू डॉक्टर। ठीक है। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम।
हाँ बताओ हेलो। सोनू। हाँ 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 जी, ये क्वेश्चन है कि किचन में ऐसे गैस पे हम काम कर सकते हैं, खुद थोड़ा बहुत खाना पीना बनाना चाहे तो कर सकते हैं? कहते हैं बिल्कुल कर गैस के सकते हैं। सामने। ऐसा कुछ नहीं है गैस के सामने, वो चूल्हा वाला गैस को अवॉइड करना है। रूटीन गैस है, अगर आपके उस किचन में अच्छे से खिड़की विड़की है जहाँ से वो सारा धुआं बाहर जा रहा है, तो आप हल्का फुल्का काम बिल्कुल कर सकते हैं। करिए, कोशिश करिए, जो आप पहले करते आई हैं उसको उसको आप क्या करते रहिए। आपको उससे सफोकेशन जैसा लग रहा है तो मत करो। अगर आपको लग रहा है भाई आपको उसकी स्मेल से वॉमिटिंग जैसा हो रहा है या उल्टी जैसा हो रहा है तो मत करो। वरना एज सच हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना छोटा मोटा घर का काम कर सकते हैं। बस उसमें अच्छी पर, खिड़की होनी चाहिए जहां से वो सारा धुआं धुआं बाहर जा सके। सारा पर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए धुआं। सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि हाँ जी। कहते हैं कि धूप में को अवॉइड करना चाहिए, मतलब सनलाइट में नहीं बैठना चाहिए, तो क्या मतलब ऐसा है? नहीं, ये तो मैडम ने बताया आपको, वरना मैंने धूप में जाइए, विटामिन डी मिलेगा। धूप में बैठिए, अच्छा लगेगा आपको, कोई सर किस प्रॉब्लम टाइम नहीं है। बैठना चाहिए? दोपहर के टाइम, जब ये आजकल के मौसम में थोड़ा हवा साफ हो जाती है, दोपहर के आसपास 2-3 बजे सर के आसपास, कितने 12 मिनट से तक 2। बैठ सकते हैं हम, कितने टाइम तक बैठ सकते हैं? आप आधा घंटा बैठ जाओ, आपने धूप में सोना है सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं जी, है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी। जी बताइए। सर नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते। जी। हाँ सर, मुझे यूँ पूछना था, थोड़ा सा मुझे को ऐसा लगता है जैसा मेरा वेट है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। हम्म। तो तो आप वॉक करें। अब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया कि ट्रीटमेंट चल रहा है? सर ओला पारी कंटिन्यू है। ओलापेरिप चल रही है। तो देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद ना एक वेट गेन की टेंडेंसी रहती है। हम्म। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, संतुलित आहार, अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है तो चिकनाट वाली चीजें थोड़ी कम और सैर एडिक्वेट, अपने आप वेट आपका क्या मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली और बात एक नहीं। और कोई घबराने वाली एक बात नहीं, वेट बढ़ रहा है तो वेट कम होना घबराने हल्का वाली बात है, वेट ज्यादा होना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल करो, वॉक करो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज मीन्स वॉक। वॉक करो। ठीक ठीक वॉक है से सर, अच्छी कोई थैंक। एक्सरसाइज है ही नहीं। आप तो, आपकी कीमो खत्म हो चुकी है, आप तो ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो। करो, हाँ जी ठीक तेज है सर, सैर करो थैंक यू। आप, 30 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इवनिंग। आपका वेट अपने आप मैंने कंट्रोल में आ जाएगा। मिठाई वगैरह बंद कर दो, मिठाई वगैरह वैसे भी अच्छी नहीं होती है। इक्का दुक्का अगर खा हाँ सकते हो मन के लिए, थोड़ा सा कभी कभी मन कर जाता है, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन हाँ, एक्सेस में बंद कर दो, अपने आप ओके कंट्रोल में आ सर, जाएगा वेट आपका। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते ओके सर। जी। नमस्कार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ जी। जी। क्या हाँ हम पूछ बताइए। सर, गैस मुझे बहुत बनती है। देखो, ये थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है, मानता हूँ। और सही बताऊं, सही मायने में देखा जाए तो ना, गैस की जो हमारी एलोपैथी की दवाइयां हैं ना, वो ज्यादातर एसिडिटी के ऊपर टारगेट करती हैं, गैस के ऊपर नहीं करती हैं। न्यूट्रिशन में कुछ ऐसा है कि नहीं, मैं वंदना जी को रिक्वेस्ट करूंगा अगर उनके पास कोई ऐसे उस तरह के उपाय हैं जो गैस को कम कर सके, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसा डाइट नहीं लेना है। एक बार वंदना जी से भी पूछ लेते हैं हाँ कि वो गैस के लिए क्या बताती हैं। हाँ जी। जी। देखिए, गैस के लिए आप सौंफ, जीरे और अजवाइन का पानी ले सकते हैं। खाना जो है वही थोड़ा थोड़ा खाएं और ज्यादा बार खाएं, क्योंकि बहुत ओवर ईट एक समय पे ना करें। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलें। अपने खाने में अदरक, हींग का इस्तेमाल करें। सौंफ का पानी ले सकते हैं, वो आपको एसिडिटी से भी राहत देगा, आपको गैस भी आपका सही रखेगा। पुदीने का पानी, अदरक का पानी, सौंफ का पानी, ये आंवला कैंडी चूस सकते हैं, उससे आपके मुंह का स्वाद भी ठीक होगा और धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव जूसेस आपके उससे सिक्रिट होंगे। खाने को चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं, जिससे कि आपका सलाइवा आपके खाने के साथ जाए और आपको उससे गैस ना बने। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, जिसके लिए भरपूर मात्रा में फाइबर, फाइबर आप अपने खाने में ओट्स को शामिल कर सकते हैं, मिलेट्स को शामिल कर सकते हैं, चोकर युक्त आटा इस्तेमाल करें। चोकर युक्त आटा, इसबगोल भी ले सकते हैं, अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, उस वजह से भी कई बार गैस बनती है। और पानी का इंटेक अगर पूरा नहीं होता तो उस वजह से भी आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, तो आपका सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। और खाने को चबा चबा कर खाएं, खाने में अजवाइन, हींग, सौंफ, जीरा, अदरक का इस्तेमाल करें। इससे आपको गैस कम बनेगी और आपको फायदा रहेगा, आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे अगर आप इस तरह से हाई फाइबर वाला खाना खाएंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो आपको गैस में जरूर आराम आएगा। थैंक यू। ओके वंदना मैम। जी, सर हाँ मेरा जी। एक क्वेश्चन है
हाँ जी। हाँ जी। सर मुझे थायराइड है, तो क्या मैं इस नींबू पानी वगैरह ले सकती हूँ? जी हाँ, थायराइड में नींबू पानी से कोई, आप नमक कौन सा इस्तेमाल करती हैं? सबसे पहले तो आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करना आपने, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, जो कि थायराइड वाले मरीजों को आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। थायराइड वाले मरीजों को गोभी जैसी सब्जियां, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को कच्चा नहीं खाना, उसको पका कर खाना है। आपको मूंगफली और सोयाबीन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है। और अपनी थायराइड की मेडिसिन को अपने अवॉइड नहीं करना है, उसको जरूर खाना है। और उसको खाने का तरीका रहता है कि सुबह खाली पेट सादे पानी से खाना होता है, और उसके 40 मिनट तक कुछ खाना नहीं होता, उसके बाद आप अपना खाना खाएं। तो थायराइड के मरीजों को नींबू पानी लेने में कोई परहेज नहीं है, आप ले सकते हैं। खट्टे फल भी खा सकती हूँ मैं? हाँ जी, खा सकते हो, थायराइड की वजह से खट्टे फल मना नहीं है आपको। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा, कि जैसे आजकल कहते हैं पॉल्यूशन बहुत है, तो वॉक कैसे करें? मैं मास्क लगा के करें? नहीं, देखो, सुबह के फॉग अगर हो तो फॉग में मत जाएं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, दोपहर के समय जब धूप निकल आती है तब पोल्यूशन कम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि हवा हल्की हो जाती है और फॉग ऊपर चला जाता है। तो उस समय आप वॉक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो मास्क लगाकर अगर आप करने में कंफर्टेबल हैं तो उससे भी कर सकते हैं। जब तक आपकी बॉडी आपकी जितनी अलाउ करे आपको, जिसमें आप थके नहीं, ओवर एक्सर्ट ना करें, उतनी वॉक करें। आप चाहे उसको दिन में 2 या 3 शिफ्टों में करें। तो मैम एक चीज और, हम जैसे योगा में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? अगर आपका शरीर आपको अलाउ कर सकता है तो करता है, तो कर सकते हैं, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। जैसे मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपके हाथ में अगर दिक्कत नहीं है, आपके बाजू में सूजन नहीं है, और अगर आप वजन ले सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है, आपके बाजू के में ऑपरेशन अगर हो रखा है, तो आप अवॉइड करें। लेकिन अगर अभी आपको, सर्जरी नहीं हुई है मैम, मुझे कीमोथेरेपी हो रही है, चल रही है। तो अगर आपका शरीर आपको अलाउ कर सकता है तो आप कुछ एक सेट सूर्य नमस्कार के, अगर आप में ताकत है, स्ट्रेंथ है, तो आप कर सकते हैं। अगर ताकत नहीं है तो जबरदस्ती ना करें। ओके, थैंक यू मैम। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, जी। मुझे पूछना है कि ये सर्जरी के बाद जब हमारी ट्रीटमेंट वगैरह सारी हो जाती है, कीमो वगैरह सब कुछ हो गया, तो उसके बाद भी हमें सेम डाइट फॉलो करना है? देखिए, तो सर्जरी के बाद आपको जैसे मेरी डाइट, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है मेरी, ठीक है, सब कुछ हो गया है, तो क्या मैं वही सेम फॉलो करूं या थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ? नहीं, आप कर सकते हैं। अब आपको कोई परहेज की जरूरत नहीं है, बल्कि हेल्दी डाइट खाइए, न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, तो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में आए। आप जी जो भी एक बैलेंस्ड मील, संतुलित पेट, अगर आप अपने पूरे दिन की प्लेट को देखोगे तो आपकी जी पूरी प्लेट में 50% हिस्सा फलों और सब्जियों का होना चाहिए। जी सब्जियों को आप कच्चा खा सकते हैं, स्टीम करके, बॉईल करके, पकाकर, सूप बनाकर, सब्जी बनाकर खा सकते हैं। 1 या 2 फल दिन में ले सकते हैं, अच्छे से धोकर साफ कर कर। कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। पच्चीस जी। प्रतिशत आपका भोजन आपको प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि हाँ आप जी। अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन सोर्सेज से लो, नॉन वेज खाते हो, हर भोजन में प्रोटीन को शामिल करो। वो आपको ताकत भी देगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, आपके जो रिकवरी होगी बॉडी की। और 25% आपकी थाली का जो हिस्सा है, 1/4, वो कार्बोहाइड्रेट से ले। वो जी कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके रिफाइंड ना होकर, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लोगे जिसमें चोकर है, जिसमें आपका जैसे आपके सभी तरह के मिलेट्स हो गए, रागी, जवार, बाजरा, मक्का, ब्राउन राइस हो गए, ओट्स हो गए, किनुआ हो गए, इस जी तरह की चीजों से अगर आप कार्बोहाइड्रेट हो गए, वो सस्टेन्ड एनर्जी देंगे। और सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स आपको फलों सब्जियों से मिलेंगे। बैलेंस डाइट ले, जी। मॉडरेट एक्टिविटी रखें अपनी, हाँ। आपका उससे रिकवरी होगी। और तो आप, मसाले वगैरह अभी भी अवॉइड करने हैं, हल्के मसाले लेने हैं? देखो, मसाले तो वैसे हल्के ही लेने चाहिए, बहुत अधिक हम्म, मसालों पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपका स्वाद है, जो आप शुरू से खाते आए हैं, जी, तो वो बहुत ले तेज सकते हैं। मसालों से परहेज करें बस। ठीक है। घर का खाना और खाएं, अच्छा, फ्रेश। ठीक है। एक्सक्यूज मी और मैम। आजकल जैसा वेदर ऐसा है कि दिन के समय थोड़ी धूप निकलती है, तो क्या दिन के समय मैं प्राणायाम वगैरह पार्क में कर सकती हूँ? हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मैम। मी मैडम। हाँ हाँ जी। जी, बताइए। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ ये हाँ जी। हमको 4th स्टेज मेटास्टिक कैंसर है। हम्म तो मैडम अभी के अथी में जब तक मुझे बाथरूम वगैरह जानी होती है, एहसास होता है जो हम अब जाएंगे, और हम्म जब तक बाथरूम पहुंचे तब तक हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है। हम्म। देखिए, तो फिर ये ना ये प्रॉब्लम डाइट से और इनसे संबंधित नहीं है। हम्म ये आपको ना
जो भी आपके डॉक्टर हैं, हमारी टीम है या कोई भी टीम है, उनसे जाके हाँ एक बार इस बात की सलाह लेनी डॉक्टर। चाहिए। कभी कभी वहां पे निशान के कारण या उसके कारण थोड़ा सा ब्लैडर या बावल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। तो ये चीज तो आपकी फाइल, आपका केस देख के ही समझ में आएगा कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। ये डाइट और इससे संबंधित नहीं है। तो ये आप जब भी ओपीडी में जाएं तो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हमारे पास है तो हमारे पास आके बताइएगा। कभी कभी पूरा हल नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि क्यों हो रहा है, जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज सर। मी मैम। हाँ हाँ जी जी, बताइए बताइए। मैम। मैम नमस्ते। हाँ बताइए बताइए। सर मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मैम जब से मैंने ओलापैरिब टैबलेट लिया तब से मेरे ब्लड बहुत कम होता है, तो मैम तो उसके ये, लिए। हाँ, सर। तो ये ना ओलापेरिप का साइड इफेक्ट है। हम्म, ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। तो अगर आपका ब्लड बार बार कम हो रहा है, 8 से नीचे जा रहा है, तो फिर आपकी दवाई को थोड़ा सा हो सकता है आपकी डोज कम करनी पड़ेगी। सर आप डोज तो कम साथ हो में गई मेरी। डोज तो, अगर फिर भी कम हो रहा है तो शायद और कम करनी पड़ेगी। कभी कभी बहुत सारे केसेस में अगर बार बार कम होता है तो कभी हमें दवाई बंद भी करनी पड़ती है। वो चीज डाइट से संबंधित नहीं है, वो ओलापरिप का साइड इफेक्ट है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, जो हमने हाँ आपको डाइट बताई है वो न्यूट्रिशियस डाइट ही लेनी है। उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है जो आप लेंगी तो ओलापरिप का जो खून पे साइड इफेक्ट है वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जिसमें आयरन है, B12 है, फॉलिक एसिड है, पत्तेदार सब्जियां हैं, और पालक है या चुकंदर है, या ये सारी चीजें हैं, ये लेंगे तो इसमें आयरन और थोड़ा सा ये B12 और फॉलिक एसिड होते हैं जो खून बनने में मदद करते हैं। थोड़ा मदद करेंगी ये चीजें, पर फिर भी अल्टीमेट जो जो बेनिफिट होगा वो डाइट, वो आपकी दवाई को कम करने से ही होगा, अगर बार बार कम हो रहा है तो। हम कोशिश करते हैं कि 8 के ऊपर रहे और आपकी गोली की डोज मेंटेन रहे, पर कभी कभी हमें और नीचे भी जाना पड़ सकता सर मेरी 2 टैबलेट चल रही हैं सर, एक सुबह में एक शाम में। है। कौन सी पहले है, 100 mg की 150 mg की? सर 150 की। तो ये आपकी मिनिमम पॉसिबल है। अगर इस पे भी हो रहा है तो फिर हमें एक हफ्ता रोक के या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 5 दिन देंगे, 2 दिन नहीं देंगे हफ्ते में। वो जब भी आप ओपीडी में आएंगे आप बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कैसे मैं उसको आपको बोलती मैनेज हूँ कर ना अभी। सकते। ठीक ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू है। सर। ओके। इसमें मैं ओके एक चीज वेलकम। ऐड करना चाहूंगी कि कैंसर पेशेंट्स का जब ब्लड कम होता है ना, तो वो ये सोचते हैं कि शायद लाल चीजें खाने से हमारा ब्लड बढ़ जाएगा, अनार का जूस पीने से या चुकंदर खाने से शायद खून बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि खून में हमारा बनता है B12, फॉलिक एसिड और आयरन से, प्लस प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन दोनों जब तक पूरे नहीं होंगे ये सारे कंपोनेंट्स, तो खून नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको न्यूट्रिशियस डाइट, B12 आपको आपके गट में बनेगा या फिर आपको डेयरी से मिलेगा, और फॉलिक एसिड आपको सब्जियों से मिल जाएगा, और आयरन आपको हरी सब्जियों में। जब भी आप हरी सब्जियां खाएं उसके ऊपर थोड़ा नींबू निचोड़ लें, चाय कॉफी को उसके साथ ना पिए। तो इसलिए आप अपना न्यूट्रिशियस खाना जिसमें हरी सब्जियां, डेयरी और सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, वो खाएंगे, तभी आपका वो खून बनेगा कुछ हद तक। लेकिन अगर दवाई के साइड इफेक्ट से कम हो रहा है तो वो तो फिर डॉक्टर साहब से आपको हल मिलेगा उसका। जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम जैसे अब ये विंटर चल रहे हैं, सर्दियां चल रही हैं, तो हाँ क्या इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स और जैसे गूंद के लड्डू नहीं बनाते हैं सर्दियों में, हाँ क्या जी। ये चीजें ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं। एक लिमिट में ले सकते हैं, एक दिन में एक लड्डू आप ले सकते हैं। जी। ठीक है। जी सर थैंक हमारे राजन जी, साथ हाँ, हाँ जी, हाँ जी जी, सर बताइए। हमारे एक साथ एक्चुअली ना। ना चैट पे क्वेश्चन था, मैंने कहा उसका भी जवाब दे देता हूँ। हाँ जी सर किसी ने दे दीजिए पूछा है प्लीज। कि स्टिचेस खुलने तक दूध नहीं पीना एक ऐसा मिथ है। हाँ तो हाँ जिन्होंने जी। लिखा है वो सही लिखा है कि ये मिथ ही है। दूध में हम्म। प्रोटीन है, प्रोटीन से हीलिंग होगी। तो अगर हम हाँ। प्रोटीन नहीं लेंगे तो हीलिंग नहीं होगी, तो स्टिचेस कभी खुलेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम्म। ऐसा नहीं है कि जब तक स्टिच नहीं उतरे आपको कोई पर्टिकुलर लेना है, तब तक हम्म। आपके जो भी ऑपरेशन के डॉक्टर है वो आपको बताएंगे कि हल्का खाना खाना है या कैसा खाना है। बस हाँ उतना जी। ही है, शायद हैवी जी आप नहीं पचा पाएंगे। जी। लेकिन दूध अगर 1 कप दूध ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिथ ही जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूध हीलिंग से जी सर। इंटरफेयर करेगा। इनफैक्ट हम्म। दूध में प्रोटीन है, प्रोटीन हीलिंग में हेल्प करेगा। जी ठीक है। चलिए। सर हमारे साथ हमारे सीईओ हैं कर्नल अजय तोमर सर। तो मैं सर, रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि सर आपको थोड़ा अपनी तरफ से कुछ दो शब्द बोलें सबके लिए और आपको थैंक्स बोले। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज। नमस्कार एवरीवन। मेरी तरफ से मैं कर्नल तोमर हूँ, CEO दिल्ली ब्रांच, ICS दिल्ली ब्रांच। और आज का जो सेशन था कंडक्टेड बाय डॉक्टर खुराना एंड वंदना जी, इट वाज वेरी वेरी गुड।
और जितने हमारे भाई बहन लोग हैं, पेशेंट्स हैं, मेरे को पूरा यकीन है कि उन्होंने इसका बहुत भरपूर फायदा उठाया होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इतने अच्छे से डॉक्टरों ने दोनों ने समझाया कि सब शक सवाल दूर हो गए होंगे। वैसे अगर किसी को अभी भी शक है तो हमसे फोन पे पूछ सकते हैं। अगर हमें उसका उत्तर नहीं पता होगा तो हम डॉक्टर साहब से या वंदना जी से पूछ के आपको वापस रिवर्ट कर सकते हैं। खास कहने का जो मेरे को समझ में आया वो यही था, दोनों लोग बोल रहे हैं जो दादी अम्मा के समय का खाना था वही सबसे अच्छा था। आजकल के जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, बर्गर तो पिज्जा तो चीज तो हमने जब छोटे थे हमने सुना भी नहीं था ये नाम। जो आजकल ये जो एप्स आ गए हैं आपका, हाँ जी जोमेटो, स्विगी, जी सर। बच्चों ने उठाया, ऑर्डर किया और 10 मिनट में हाजिर है। हम्म, तो मदर का खाना बैकग्राउंड में हो गया और ये खाना फोर फ्रंट में आ गया। जी तो एज पेशेंट्स क्या, एज नॉर्मल, अगर आप बिल्कुल पेशेंट भी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, ये सब चीज खाएंगे तो यकीनन आपको नुकसान होगा। तो दादी अम्मा वाला खाना खाना है। और मिथ्स बहुत सारे दूर हुए, मेरा भी काफी एक दो मिथ दूर हो गए, खासकर ये शुगर के ऊपर। बीच में काफी व्हाट्सएप पे चला था कि शुगर आप छोड़ दो तो कैंसर सेल अपने आप मर जाएंगे। बहुत भारी तादाद में ये लोग ऐसे मैसेजेस आते थे। तो बहुत अच्छे से दोनों ने क्लियर किया, तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स हम अक्सर रखते रहें। और एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने सब लोग अपना अपना कैमरा खोल लीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। वेरी नाइस। और जी जितना उत्सुकता से आप सब ने पार्टिसिपेट किया तो जी सर। बहुत अच्छा लगा। एंड खासकर डॉक्टर खुराना एंड वंदना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। जी ओके, सबकी ओवर तरफ टू से यू जी जी सर। राजविंदर जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने हमें अपने वर्ड्स के साथ थोड़ा और उत्साह दिया है। और मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगी वंदना जी को और सचित सर को कि हम चाहे हम 2 महीने में या 3 महीने में ही एक बार मिलेंगे, लेकिन हम एक कुछ ऐसे विषय के साथ मिलेंगे हमेशा जो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और हमारे पेशेंट्स उससे बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि पेशेंट्स को नहीं हम बच्चे, कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछे, मेरा क्वेश्चन नहीं है। बोलो बोलो जी नहीं किसका है, क्वेश्चन है? जी बताइए। कुछ भी नहीं मैडम। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, चलिए अच्छा लगा मुझे बहुत। हाँ, चलिए तो मैं बहुत अपना अच्छी ध्यान बात है। रखूंगी बस। जी हाँ याद जी, बिल्कुल थैंक यू याद रखेंगे। एवरीवन, थैंक यू, जी शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू, मच। शुक्रिया। सब जितने भी थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट थैंक है यू। सबका थैंक यू थैंक यू सो वंदना मैम। मच। हाँ, थैंक यू। जी सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सचिन यू बाय सर, बाय। थैंक यू वंदना थैंक यू जी। जी, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू बहुत ओके सर। इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सो मच हाँ, मैम। थैंक थैंक यू जी, सचिन थैंक सर यू। एंड वंदना मैम, थैंक यू सो रियली मच। बहुत हाँ, थैंक यू जी, इंफॉर्मेटिव थैंक यू। था और थैंक यू डॉक्टर मैडम, ने यस इतने सर। अच्छे थैंक यू से सर, बताया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और वंदना ने भी इतने अच्छे से क्लियर की हैं बातें। बहुत हाँ अच्छा जी लगा, बहुत जी थैंक यू इंफॉर्मेटिव सो था। मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर एंड मैम।